मेज पर रखी कॉफ़ी ठंडी हो रही थी। प्रिया ने कॉफ़ी मंगा तो ली थी, पर उठाकर पीने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो बाहर ही आ जाएगा। कई बार कलाई पर बंधी घड़ी में समय देख चुकी थी। 6 बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे, यानी राज की पत्नी के वहाँ आने में ज़्यादा समय बाकी नहीं था। राज की पत्नी के बारे में सोचकर प्रिया फीकी सी हंसी हंस दी। उसे राज की पत्नी का नाम तक मालूम नहीं था और वह उसका एक फ़ोन आने पर उससे यहाँ मिलने के लिए तैयार हो गई थी। 6 बजे मिलने का समय तय करके 5 बजे यहाँ बैठकर उसका इंतज़ार कर रही थी। कभी कैफ़े के दरवाजे को तो कभी कॉफ़ी मग पर बने स्माइली को निहार रही थी। तभी कैफ़े का दरवाज़ा खुला और एक सुंदर महिला ने अंदर प्रवेश किया। कुछ क्षणों तक इधर उधर देखने के बाद वह महिला प्रिया की ओर आने लगी। मेज के पास आकर रुक गई और फिर पूछा, आप प्रिया हैं? प्रिया कुर्सी से उठ खड़ी हुई। जी हाँ, और आप? हेलो, मैं गोमती, राज की वाइफ। हेलो, प्लीज़ बैठिए, कहकर प्रिया ने सामने रखी कुर्सी की ओर इशारा किया। थैंक्स। गोमती ने कुर्सी पर बैठ अपना पर्स मेज पर रख दिया और प्रिया की ओर देखकर मुस्कुराई। मुझसे यहाँ मिलने के लिए आपका शुक्रिया। प्रिया ने उसकी बात को अनसुना कर पूछा, आप क्या लेंगी? कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद कुछ पलों तक दोनों खामोश बैठी रहीं। प्रिया तिरछी नज़रों से गोमती की ओर देख रही थी। उसने जैसा सोचा था गोमती उससे बिल्कुल उलट थी। वह अच्छी खासी स्मार्ट थी और बड़े ही शांत भाव से उसके सामने बैठी थी। लेकिन वह कैफ़े में इतने सारे लोगों के सामने और करती भी क्या? उस पर चिल्लाती, इल्ज़ाम लगाती कि उसने उसके पति को अपने प्रेम जाल में क्यों फंसा रखा है, या फिर उसके आगे रोती गिड़गिड़ाती कि वह उसके पति की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाए। प्रिया से गोमती की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह चाहती थी कि उसे जो भी कहना हो कहे और यहाँ से चली जाए। तभी कॉफ़ी आ गई। प्रिया ने हिम्मत कर पूछ ही लिया, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थीं? गोमती ने मुस्कुराकर कप हाथ में उठा लिया। चलिए, आपने मुझसे यह सवाल तो पूछा। मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि आप मेरा निरीक्षण कर चुकी हो तो आपसे बातें करना शुरू करूं। प्रिया सकपका गई। गोमती के भीतर तेज दिमाग के साथ आत्मविश्वास भी कूट कूट कर भरा था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, देखिए, मेरे पास अधिक समय नहीं है। आप मुद्दे की बात कीजिए। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आपने ऑफिस से छुट्टी ली हुई है और राज 4 दिनों के लिए शहर से बाहर गए हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आजकल वे आपसे मिलना तो दूर, आपको फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं। फिर आज आपके पास वक्त की कमी तो नहीं होनी चाहिए। खैर छोड़िए, मैं सीधे मुद्दे पर ही आ जाती हूँ। मैं आपको यहाँ बताने आई हूँ कि आप राज के साथ सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं। वह मुझे छोड़कर आपसे शादी नहीं करेगा। प्रिया इसी बात की उम्मीद कर रही थी। उसे पता था कि गोमती कुछ ऐसा ही कहेगी, इसीलिए वह पूरी तैयारी के साथ आई थी। वह कम से कम इस औरत से तो हार नहीं मानने वाली थी। अतः उसने चेहरे पर आत्मविश्वास लाते हुए कहा, अच्छा, तो फिर वह आपके साथ शादीशुदा होते हुए भी मेरे साथ रिलेशनशिप में क्यों है? क्योंकि वह एक कमज़ोर, वह बेवकूफ़ व्यक्ति है जो फिलहाल रास्ता भटक गया है पर लौटकर अपने ही घर आएगा। आपका वह बेवकूफ़ आदमी दिन में 10 बार मुझे आई लव यू कहता है तो क्या हुआ? रात 24 घंटों में 48 बार मुझे वह अपने बेटे समर को आई लव यू कहता है। उसने मुझसे वादा किया है कि वह जल्दी ही तुम्हें तलाक देकर मुझसे शादी करेगा। तुम्हारी और राज की रिलेशनशिप को कितना वक्त हुआ? करीब 3 साल। तो फिर उसने अब तक अपने खोखले वादे पूरे करने की दिशा में कदम क्यों नहीं बढ़ाया? मैं आज
भी उसकी पत्नी क्यों हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम क्या कह रही हो। तुम मेरे और राज के रिश्ते में दरार डालना चाहती हो। तुम चाहती हो कि राज मुझे छोड़कर वापस तुम्हारे पास आ जाए। प्रिया ने गोमती को घूरते हुए कहा, राज मुझे छोड़कर तुम्हारे पास गया ही कब था जो मुझे उसे वापस बुलाना पड़े। वह तो आज भी मेरे साथ मेरे पास ही है। तो मैं इस मुलाकात का क्या मतलब समझूं कि मेरे सामने एक बेबस पत्नी बैठी है जो मुझसे अपने पति को वापस पाने की मिन्नतें कर रही है, और मेरे सामने ज़िंदगी से हारी हुई औरत बैठी है जो इतनी हताश हो चुकी है कि किसी और के पति को उससे छीनकर दूसरी औरत कहलाने के लिए भी तैयार है। प्रिया भड़क उठी, तुम आखिर चाहती क्या हो? तुमने मुझे यहाँ मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? तुम बताओ, तुम मेरे बुलाने पर यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम मेरे हाथों बेइज्जत होना चाहती हो? गोमती ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया खौल उठी, फिर भी उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, मैं यहाँ तुमसे यह पूछने आई हूँ कि तुम राज को तलाक देने के लिए तैयार हो या नहीं। राज ने मुझसे तलाक मांगा ही कब? नहीं मांगा तो अब मांग लेगा। हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। सपने देखना बहुत अच्छी बात है प्रिया, पर इतना याद रखना कि सपनों के टूटने पर कई बार तकलीफ भी बहुत होती है। किसके सपने टूटेंगे यह तो वक्त बताएगा। प्रिया ने गोमती को घमंड भरी नज़रों से देखते हुए कहा। गोमती अब भी शांत थी। उसके चेहरे पर सिकन का नामो निशान नहीं था। उसने प्रिया की ओर देखकर पूछा, अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? प्रिया ने स्वीकृति देने पर उसने प्रश्न किया, तुम तलाकशुदा हो ना? मेरी निजी ज़िंदगी से जुड़े सवाल पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं है गोमती। प्रिया ने गुस्से में कहा, मुझे पूरा हक है। प्रिया, तुमने मेरी निजी ज़िंदगी में दखल देकर मेरे पति को मुझसे छीनने की ठान रखी है। फिर मैं तो सिर्फ सवाल ही पूछ रही हूँ। प्रिया के पास गोमती के इस तर्क का कोई काट नहीं थी। उसने मन मार कर उत्तर दिया, हाँ। तुम्हारा तलाक क्यों हुआ इस बात पर मेरे और राज के रिश्ते से कोई संबंध नहीं है। प्लीज़ प्रिया, कुछ देर के लिए कड़वाहट भूलकर मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। संबंध का पता तुम्हें खुद ही चल जाएगा। बदले में तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकती हो। प्रिया गोमती के सवालों के जवाब नहीं देना चाहती थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसने यहाँ आकर गलती कर दी, पर अब यहाँ आ ही गई थी तो करती भी क्या? अगर वह चाहती तो यहाँ से उठकर जा सकती थी, पर ऐसा करके वह गोमती के सामने खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी। इसीलिए उसने अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में बताना शुरू किया। मेरे पति अमन का किसी निशा नाम की लड़की के साथ अफेयर था। जब मुझे पता चला तो मैंने उनसे तलाक लेने का फैसला कर लिया। उफ, तुम्हारी शादी कितने समय तक चली थी? लगभग 1.5 साल। 3 साल पहले तलाक के बाद मैं दिल्ली आ गई थी। दिल्ली आने के बाद तुम राज से मिली और तुम दोनों का अफेयर शुरू हो गया। गोमती बोली, हाँ। क्या तुम्हें शुरू से पता था कि राज शादीशुदा है और उनका एक बेटा भी है? हाँ, मैंने उनके दफ्तर में आप तीनों की तस्वीरें देखी थी। गोमती कुछ क्षण चुप रही, फिर प्रिया की ओर गंभीरता से देखकर पूछा, क्या तुमने कभी अमन को वापस पाने की कोशिश नहीं की? उसे इतनी आसानी से तलाक क्यों दे दिया? प्रिया समझ रही थी कि गोमती उसे अपनी बातों के जाल में फंसाना चाह रही है, पर उसने यह सवाल पूछकर प्रिया को अपनी बात ऊपर रखने का बहुत अच्छा मौका दे दिया। उसने बिना वक्त गंवाए उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि ऐसे आदमी के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है जो किसी और से प्यार करता हो। इसीलिए मैंने उसे तलाक दे दिया। तुम्हें भी राज को तलाक देकर आज़ाद कर देना चाहिए। स्मार्ट हूँ।
गोमती ने हंसते हुए कहा, पर तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। मैं पीठ दिखाकर या मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं हूँ। इस औरत पर तो किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा है। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। सोचकर प्रिया मन ही मन खींच उठी। फिर तलखी भरे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब दे दिए। अब सवाल पूछने की बारी मेरी है। ठीक है, पूछो। प्रिया ने गोमती की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम्हारा पति मेरे साथ रिलेशनशिप में है, यह जानते हुए भी तुम यहाँ बैठकर मेरे साथ कॉफ़ी पी रही हो, ऐसा क्यों? तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो मैंने यहाँ आते ही दे दिया था। मैंने तुम्हें यह बताने आई हूँ कि राज तुमसे शादी नहीं करेगा, और मैं भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि राज तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है। वह बहुत जल्दी मुझसे शादी करेगा। अगला सवाल गोमती ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है प्रिया? प्रिया को लगा कि अब मुस्कुराने की बारी उसकी है। बिल्कुल नहीं, डरता वह है जो गलत होता है। तुम अपने पति से धोखा खाकर तलाक ले चुकी हो और अब खुद दूसरी औरत बनकर राज की ज़िंदगी में पड़ी हो। अब तुम्हें दूसरी बार भी धोखा ही मिलने वाला है। डरना तो तुम्हें चाहिए प्रिया। प्रिया के चेहरे से मुस्कान के साथ रंग भी उड़ गया। वह दांत पीसते हुए बोली, हाउ डे यू? गोमती ने सीधे बैठते हुए कहा, बस इतनी बात पर तुम्हें गुस्सा आ गया? मैं तुम पर कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हें सच का आईना दिखा रही हूँ। और सच तो सबको मीठा नहीं लगता है ना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊंगी? प्रिया ने आंखें तरेरी। गोमती ने हौले हंसकर कहा, तुम्हें डरने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है। यह तुम भी जानती हो कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, पर क्या मैंने अभी तक तुमसे बदला लेने के लिए कुछ भी किया है? तुम पर चीखी चिल्लाई या इल्ज़ाम लगाए? अगर मैं ऐसा कुछ भी करूँ तो तुम्हें भी पता है कि कितने लोग तुम्हें गलत कहेंगे और कितने मुझे सही कहेंगे। प्रिया चुप हो गई तो गोमती ने आगे कहना शुरू किया, मैं जब से यहाँ आई हूँ तुमने बस एक ही रट लगा रखी है कि राज तुमसे शादी करेगा, पर कब करेगा? क्या तुम बस मुझे इतना बता सकती हो? जल्द ही। जल्द ही कब प्रिया? अगर राज मुझे तलाक ही नहीं देगा तो तुम उससे शादी कैसे करोगी? कभी तुमने यह सोचा है? प्रिया कुछ कहती उसने पहले ही गोमती फिर बोल पड़ी, राज ने तुमसे यही कहा होगा कि ना, वह मेरे साथ खुश नहीं है। मैंने उसकी ज़िंदगी नर्क बना रखी है और वह बस अपने बेटे के खातिर मुझे बर्दाश्त कर रहा है। आपको यह सब कैसे पता है? प्रिया ने हैरानी प्रकट की। तुम देखने में तो समझदार लगती हो, जिंदगी में इतना कुछ देख चुकी हो, फिर इतनी भी नहीं जानती कि राज जैसे आदमी इस तरह की बातों से पहले तुम जैसी लड़कियों की हमदर्दी और फिर प्यार हासिल करते हैं। जब मैं तुम्हें फेसबुक पर ढूंढकर तुम्हारे अब यह मत कहना कि तुम नहीं जानती थी कि राज तुमसे झूठ बोल रहा है। जब मैं तुम्हें फेसबुक पर ढूंढकर तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर सकती हूँ तो तुम संपर्क कर सकती हूँ, तो क्या तुमने वहाँ कभी हमारे फ़ोटो नहीं देख होंगे? कभी कुछ हफ्ते पहले ही हमारी शादी की सालगिरह थी। तुमने तस्वीरों में देखा भी होगा कि हम साथ में कितने खुश थे। क्या तुमने इस बारे में राज से कोई सवाल नहीं किया? राज ने कहा था कि तुमने उसे बिना बताए पार्टी का आयोजन किया था। उसे मजबूरी में शामिल होना पड़ा। अच्छा, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि राज ने खुद मेरे लिए सरप्राइज़ पार्टी रखी थी। अगर तुम अपनी आँखों से प्यार की पट्टी हटाकर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उन तस्वीरों को ध्यान से देखोगी तो शायद तुम्हें सच नज़र भी आ जाए। और यह केवल उन तस्वीरों की बात नहीं है। क्या तुमने खुद कभी भी यह महसूस किया है कि राज सच में मुझे तलाक देना चाहता है?
उसने तुमसे वादे तो बहुत किए, पर क्या कभी कोई वादा पूरा किया? तुम उसकी खातिर यहाँ मेरे सामने आकर खड़ी हो, पर राज कहाँ है? क्या वह भी तुम्हारे लिए दुनिया का सामना करेगा? उसने तुम्हें अपने दोस्तों या परिवार से मिलवाया? खुद तुम्हारे दोस्तों या परिवार से मिलने के लिए तैयार हुआ? वक्त रहते संभल जाओ प्रिया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। राज के वादों की तरह ही उसका प्यार भी खोखला है। प्रिया के हाथ पांव सुन्न पड़ने लगे। गोमती की कही एक एक बात उसके दिल को छलनी करती जा रही थी। गोमती की बातें कड़वी जरूर थी, मगर कहीं न कहीं उनमें सच्चाई भी थी। उसने अपने दिमाग में एक एक बात का विश्लेषण करना शुरू किया। आज तक जब भी उसने राज के परिवार से मिलने की बात की है या उसने अपने माता पिता से मिलवाने की, राज ने हर बार उसे कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया। जब भी वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ कहीं घूमने फिरने जाता या किसी समारोह में शामिल होता और वह उस पर नाराज़ होती, तो वह उसे अपनी मजबूरी का हवाला देकर सारी बात गोमती पर डाल देता। तस्वीरों के लेकर भी उसने हजार झूठ बोले थे, जिन्हें उसने पकड़ भी लिया था, पर अपने रिश्ते में शांति बनाए रखने की खातिर चुप रही। उनकी मुलाकातें भी तो दुनिया की नज़रों से छिपकर प्रिया के घर पर होती थी। ऑफिस में बाकी स्टाफ को तो समझ सकती थी, पर राज तो अपने दोस्तों के सामने भी उससे इस तरह व्यवहार करता था जैसे एक सीनियर अपने जूनियर से करता है। वह जब भी उससे शादी की बात करती, वह एक नया बहाना बनाकर बात टाल देता। उसने राज को अपना सब कुछ मान लिया था, पर वह राज के लिए क्या थी? गोमती सही ही तो कह रही है कि इस रिश्ते में राज ने उसे खोखले वादों के अलावा और कुछ नहीं दिया, और अब वह कुछ दिनों से उससे कटा कटा सा भी रहने लगा है। न उससे मिलने उसके घर आता है और ना ही फ़ोन करता है। वह उसे फ़ोन करके नाराज़गी जताती तो काम या सिरदर्द का बहाना बना देता। उसे तो यह बात भी एक सहकर्मी से पता चली थी कि वह 3 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। सारी बातें इसी ओर इशारा कर रही थी कि राज उससे दूर भाग रहा है। अपने मन के भीतर किसी छोटे से कोने में प्रिया को भी इस बात का एहसास पहले ही अमन ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है, और अब राज ऐसा करने चला था। प्रिया की चुप्पी देखकर गोमती ने आगे कहा, तुम यह मत सोचना कि मैं सारा इल्ज़ाम तुम पर लगा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी हुआ उसमें तुमसे कहीं अधिक दोष राज का है। जिस वक्त तुम दिल्ली आई, तुम बेहद संवेदनशील थी। ऐसे में राज ने तुम्हारी कमजोरी का फ़ायदा उठाया, जिसे तुम उसका प्यार समझ बैठी। तुम्हें गहरा आघात लगा था, तुम अवसादग्रस्त थी, पर राज तो बिल्कुल ठीक था ना। वह अपने स्वार्थ की पूर्ति करता रहा। वह दोहरी जिंदगी जीता रहा, एक मेरे और बेटे के साथ और दूसरी दुनिया से छिपकर तुम्हारे साथ। वह तुमसे झूठ बोलकर तुम्हारा फ़ायदा उठाता रहा और तुम इसे उसका प्यार समझती रही। गोमती की बातें सुनकर प्रिया की आंखें भर आई। उसने डबडबाई आंखों से गोमती की ओर देखकर सवाल किया, आपने राज से इस बारे में बात की होगी, उसने क्या कहा? जब मुझे तुम्हारे और राज के बारे में पता चला और मैंने उससे इस बारे में सवाल किया, तो उसने कहा कि तुम उसके पीछे पड़ी थी। वह तुम्हारी बातों में आकर बहक गया था। उसने मुझसे बार बार माफ़ी मांगी और मेरे बेटे का वास्ता देकर कहा कि वह अब तुमसे कभी नहीं मिलेगा। उसने ट्रांसफ़र के लिए अर्जी भी दे दी है। यह सुनकर प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वह राज जिसने कई हफ्तों तक उसका पीछा किया, उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए इतने जतन किए, अपनी खराब व तनावपूर्ण शादीशुदा ज़िंदगी का हवाला देकर उसके दिल में अपने लिए हमदर्दी जगाई।
जो कभी उसके लिए दुनिया से लड़ जाने की बातें किया करता था, आज पकड़े जाने पर कितनी आसानी से सारा दोष उसके सिर मढ़कर खुद बच निकला। जाना चाहता है, उसने सिर झुकाकर रुदे स्वर में कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या कहूँ, मैं आपसे किस तरह माफ़ी मांगूँ। सब कुछ आईने की तरह साफ था, फिर भी मैं जानबूझकर अनजान बनी रही। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। गलत तो हम दोनों के साथ हुआ है प्रिया। यदि मैं केवल तुम्हें दोषी मानती तो आज यहाँ बैठकर तुमसे बातें नहीं कर रही होती। सच पूछो तो मुझे तुमसे कोई शिकायत ही नहीं है। राज ने हम दोनों को धोखा दिया है, और रही बात माफ़ी की तो मैं यहाँ तुम्हारी माफ़ी की उम्मीद में नहीं आई थी। मेरा मकसद केवल तुम्हें सच से रूबरू कराना था। गोमती की कही बात ने प्रिया के दिल की ओर और भी अधिक छलनी कर दे के उसे आत्मग्लानि के बोझ तले दबा दिया। उसे यह सोचकर शर्म आ रही थी कि वह इस भली औरत का घर तोड़ने चली थी, और यह औरत उस पर दोषारोपण करने के बजाय यहाँ बैठकर उससे सहानुभूति प्रकट कर रही थी। साथ ही साथ उसे अपने आप पर भी तरस आ रहा था। उसमें अब फिर से एक बार खुद को समेटने की ताकत बाकी नहीं थी। गोमती ने उसकी हालत देखकर उसे दिलासा देने की कोशिश की। प्रिया, तुम हिम्मत मत हारो। उस वक्त तुम जैसी मानसिक स्थिति में थी, ऐसे राज तो क्या, उसके जैसा कोई भी विकृत मानसिकता का पुरुष तुम्हारा फायदा उठा सकता था। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। गलती तो तुमसे भी हुई है। तुम्हें एक बार धोखा खाने के बाद भी इस तरह बिना कुछ सोचे समझे और आंख मूंद कर राज पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। पर अब उस गलती पर पछताकर या राज के लिए रोकर अपने वक्त और आंसू बर्बाद मत करो, बल्कि इस गलती से सबक लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मुझसे इतनी हिम्मत नहीं है। गोमती, ऐसा न कहो प्रिया। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में राज जैसे आदमी की ज़रूरत नहीं है। अपना स्तर इतना नीचे मत गिरा दो। तुम सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो व स्मार्ट हो। अपना सहारा खुद बनाना सीखो। आजकल तलाकशुदा होना या दूसरी शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। खुद को थोड़ा वक्त दो और यकीन करो कि तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई न कोई ज़रूर आएगा जो तुम्हारे अपने रिश्ते को नाम देगा, तुम्हें पत्नी होने का सम्मान देगा। गोमती ने प्रिया को धैर्य बांधते हुए कहा। गोमती की बात सुनकर प्रिया न चाहते हुए भी मुस्कुरा उठी और फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं कितना कुछ सोचकर यहाँ आई थी। मैं आपको अपने रास्ते से हटाना चाहती थी और आपने मुझे ही सही रास्ता दिखा दिया। आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं। अगर आपको ऐतराज़ न हो तो क्या मैं आपको दीदी कह सकती हूँ? गोमती ने मुस्कुराकर सहमति देने पर उसके हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भी आपके साथ वही करने जा रही थी जो कभी निशा ने मेरे साथ किया था। गोमती ने आगे बढ़कर प्रिया के जुड़े हाथों को थाम कर कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है प्रिया। बस जो मैंने कहा है उस पर विचार करना, सिर उठाकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मेरी ज़िंदगी में राज या उसके जैसे किसी भी आदमी के लिए कोई जगह नहीं होगा। मैं आगरा वापस चली जाऊंगी। अपने मम्मी पापा के पास रहकर कोई नौकरी ढूंढ लूँगी। आज प्रिया खुद को बेहद हल्का महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सीने से कोई बोझ उतर गया हो। वह भले ही अपने मुंह से खुद को सही कहती आई हो, पर उसके मन में बैठा चोर तो यह जानता था कि वह गलत कर रही है, और अब वह दुनिया से अपराधी की तरह छिप कर नहीं, इस तरह खुलकर जीना चाहती थी। गोमती के शब्दों ने उसके भीतर का एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर दिया था। उसने गोमती से आग्रह करके
फिर कॉफ़ी का ऑर्डर किया और इधर उधर की बातें करने लगी। कॉफ़ी पीते हुए प्रिया गोमती को देखकर यह सोच रही थी कि यदि 3 वर्ष पहले वह भी इसी तरह हिम्मत जुटाकर अमन और निशा के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई होती तो आज शायद उसकी स्थिति कुछ और ही होती। उसकी आंखों में शर्म व ग्लानि के बजाय स्वाभिमान व जीत की चमक होती। वह अपनी शादी को बचा पाती या नहीं, यह तो वक्त ही बताता, पर कम से कम मन में यह संतोष तो होता कि उसने अपने रिश्ते को बचाने का पूरा प्रयास किया। और आज वह इतनी बड़ी गलती करके गोमती के सामने शर्मिंदा होने से बच जाती। काश उसका दिल व सोच का दायरा गोमती की तरह बड़ा होता। आज गोमती के साथ पी कॉफ़ी ने जिंदगी व रिश्तों के प्रति उसकी सोच ही बदल कर रख दी थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बेटे को माँ जी के पास छोड़कर आई हूँ, उसने परेशान कर रखा होगा, कहते हुए गोमती उठ खड़ी हुई। गोमती जाने के लिए मुड़ी ही थी कि प्रिया ने उसे रोका। गोमती दीदी। गोमती के पलट कर देखने पर उसने वह प्रश्न पूछ लिया जो उसे बेचैन कर रहा था। आपने राज को इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर दिया बेटे के लिए? मैंने नहीं ऐसा कब कहा कि मैंने राज को माफ़ कर दिया है, पर आपने मुझे तो माफ़ कर दिया है, फिर राज को क्यों नहीं? तुम्हारी बात अलग है प्रिया, तुम दोषी के साथ पीड़िता भी थी, धोखा तो तुमने भी खाया है, इसीलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम मेरी कुछ नहीं लगती थी, पर राज तो मेरा अपना था ना, उसने जानबूझकर मुझे धोखा दिया। यदि मैंने उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा होता तो वह आज भी मुझसे छिपकर तुमसे मिल रहा होता, पर अब तो वह अपना ट्रांसफ़र करा रहा है। मेरा यकीन मानिए, अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। क्या अब भी आप उसे माफ़ नहीं करेंगी? गोमती ने प्रिया की ओर डबडबाई आंखों से देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम राज की पहली और आखिरी गलती हो? तुमसे पहले भी वह ऐसी गलती और पश्चाताप कर चुकी है। उसने मुझसे माफ़ी केवल इसलिए मांगा है कि क्योंकि वह पकड़ा गया, और रही बात ट्रांसफ़र की तो वह भी उसका नाटक ही है। उसे सुधरना होता तो पहली बार गलती पकड़े जाने पर ही सुधर गया होता। राज जैसे फरेबी आदमी अपने मखौटे बदल सकते हैं, फितरत नहीं। आज मैं उसे फिर माफ़ कर दूंगी तो वह एक बार फिर से यही सब करेगा और पकड़े जाने पर मुझसे माफ़ी मांग लेगा। इस तरह तो यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मेरा स्वाभिमान मुझसे अब राज को माफ़ करने की इजाज़त नहीं देता। जिस गोमती की आंखों में प्रिया ने अब तक केवल आत्मविश्वास व हिम्मत देखा था, उनमें इतना दर्द समाया होगा उसने यह कल्पना नहीं की थी। उसने गोमती की तकलीफ़ को अपने भीतर महसूस करते हुए पूछा, पर दीदी, ट्रांसफ़र आप यहाँ अकेली समर को कैसे संभालेंगी? राज कोई दूध पीता बच्चा नहीं जो अकेला किसी और शहर में नहीं रह पाएगा। उसे यहाँ रहते हुए भी अपनी बीवी या बच्चे की ज़रूरत कहाँ थी? जहाँ जाएगा वहाँ एक और प्रिया या निशा ढूंढ ही लेगा। मुझे और समर को राज की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी समर को अकेली ही पाल रही थी, आगे भी पाल लूँगी। पढ़ी लिखी हूँ, बेहतर ढंग से अपनी और समर की ज़िंदगी को संवार कर उसे एक अच्छा भविष्य दे सकती हूँ। आज तक मैंने राज को और अपने रिश्ते को बदलने में कुछ चाहे बिना अपना सब कुछ दिया है, पर अब मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, माफ़ी भी नहीं। कहकर गोमती तेज कदमों से चलती हुई कैफ़े से बाहर निकल गई और पीछे रह गई प्रिया, जो अब भी कभी कैफ़े के दरवाजे को तो कभी मेज पर पड़े कॉफ़ी के कप को देख रही थी। दोस्तों, आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।